गुड मॉर्निंग क्लास 9। शुरू करते हैं हमारा चैप्टर जो चल रहा है हिस्ट्री में। पहला चैप्टर है फ्रेंच रेवोल्यूशंस। आज हम उसके सब टॉपिक करेंगे। फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। हमने पिछले पेज में क्या पढ़ा था कि जिस तरह से उन लोगों ने रिवॉल्ट किया, उन्होंने अपनी असेंबली बना ली, नेशनल असेंबली फॉर्म किया और उसके बाद लास्ट में किंग को झुकना पड़ा उनके सामने और उन्हें एक्सेप्ट कर ली कॉन्स्टिट्यूशन जो उन्होंने बनाई थी नेशनल असेंबली ने। और इसी तरह से उन्होंने कहा कि अब वो जो है उन्हें मानते हैं। नेशनल असेंबली को एक्सेप्ट कर लिया किंग ने और इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशंस में किंग्स की जो पावर थी वो कम कर दी, रिड्यूस कर दी, क्योंकि किंग जो था अपनी मनमानी कर रहा था, तो वो चाहते थे कि किंग की मनमानी कम हो जाए और जनता रूल करे। तो इसी तरह से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। अब हमने देखना है कि फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन तो है, रूल्स है, रेगुलेशंस है। तो रूल्स और रेगुलेशन है किसने बनाया था? जनता ने बनाया था। और मोनार्ची भी है, किंग भी है, तो किंग विल बी जस्ट अ हेड, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन जो फॉलो होगी वो जनता की बनाई हुई फॉलो होगी। तो इसी तरह से फ्रांस को बना दिया गया एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। सो द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने कंप्लीट कर ली ड्राफ्ट 1791 में। रिवॉल्ट कब हुआ था याद है? 1789 जुलाई। ये रिवॉल्ट चलता रहा, अगस्त में आगे बढ़ा। इस तरह से धीरे धीरे उन लोगों ने फिर मीटिंग बुलाई थी राजा ने। फिर उसकी मीटिंग के बाद उन्होंने असेंबली वो हॉल में गए थे, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, फिर वो हॉल के बाहर आ गए थे, उन्होंने अपनी असेंबली बनाई। तो इसी तरह से 1971 में जाके फिर उनका पूरा कॉन्स्टिट्यूशन वाला काम कंप्लीट हुआ और उन्होंने कंप्लीट करने के बाद फ्रांस को डिक्लेयर कर दिया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची इन द ईयर 1791। अब इसका मेन मकसद था कि जो किंग थे उनकी पावर को रिड्यूस करना या में कम कर देना, लिमिट में ले आना। सो इट्स मेन ऑब्जेक्ट वाज टू लिमिट द पावर ऑफ द मोनार्च। ठीक है, दिस पावर इंस्टेड ऑफ बीइंग कंसंट्रेटेड इन द हैंड ऑफ वन पर्सन, दे नाउ सेपरेटेड एंड असाइंड टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस। तो कहा जा रहा था कि जो पहले पावर थी किसके पास थी? सिर्फ एक पर्सन के पास, मतलब मोनार्च के पास। तो ये जो था वन पर्सन मोनार्च रूल कर रहा था। अब ऐसा नहीं होगा, उन्होंने क्या किया, इसको सेपरेट अलग अलग असाइन कर दी कि डिपार्टमेंट बना दिया उसके अकॉर्डिंग। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी डिपार्टमेंट बना दी कि ये डिपार्टमेंट ही काम करेंगे, कंट्रोल करेंगे पावर, ना ही वन पर्सन या दैट इज मोनार्च, ये नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से दिस मेड फ्रांस अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची और इसी तरह से फ्रांस को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची डिक्लेयर कर दिया गया। अभी आप एक देख लो, ये जो है आप किस तरह से वो काम करेंगे वो देखना है आपको। ठीक है, तो ये टेबल्स है, तो इस टेबल्स के थ्रू आप देखो कि किसके पास पावर है और किसके थ्रू वो काम करेंगे इस तरह से। तो आप वहाँ पे दिखेगा, सबसे पहले नेशनल असेंबली आपको दिख रहा है, ये वाला। कितने मेंबर्स हो गए इसके अंदर, कितने रिप्रेजेंटेटिव खड़े हुए? 745 मेंबर्स है यहाँ नेशनल असेंबली। बीच में ये तो कौन हो गया? हमारा पार्लियामेंट मान लो, लेजिस्लेटिव बॉडी जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएंगे। अब यहाँ पे इस बॉडी में, पार्लियामेंट में बैठेगा कौन? हु विल बी द मेंबर ऑफ दिस पार्लियामेंट? तो किसके थ्रू बैठेंगे वो? इलेक्शन के थ्रू। तो यहाँ पे इलेक्शन जो है सबसे पहले इलेक्टोरल। इलेक्टर किसको बोला जा रहा है? तो हाउ मेनी इलेक्टर्स आर दिया? 50,000 मैन। ये वर्ड यूज देख लेना, ये वर्ड जो है बार बार आपको मैन दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर उस समय फीमेल्स के पास कोई भी राइट्स नहीं था। ठीक है, तो सबसे पहले नीचे से चलते हैं, एक बार देखो, सबसे पहले नीचे से चलते हैं कि अब यहाँ पे देखो कि एक्टिव एंड पैसिव लिखा है। ये एक्टिव एंड पैसिव है क्या? तो एक्टिव सिटीजन्स
एक्टिव सिटीजन्स किसे कह रहे हैं सबसे पहले, और पैसिव। तो एक्टिव सिटीजन्स मतलब जिन्होंने टैक्स दिया है, ठीक है, जिन्होंने टैक्स पे किए, टैक्स पेमेंट किए, तो वो कौन है। तो इसी तरह से 25 इयर्स, उस समय ये था कि 25 इयर्स अगर आप हो तो आप एलिजिबल हो जाओगे वोट देने के लिए। लेकिन सिर्फ 25 इयर्स ही नहीं चाहिए, 25 इयर्स के अलावा आप टैक्स पे करते हो। अगर आप टैक्स पे करते हो तो आप एलिजिबल हो, तब आप वोट दे सकते हो, ठीक है। अब आता है यहाँ पर वुमेन्स, नहीं इसको नेक्स्ट में चलते हैं। तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, एक्टिव सिटीजन्स जो वोट करते हैं। यहाँ पे दिख रहा है ना, वोट दे रहा है। तो यहाँ पर कितने पॉपुलेशन था, 28 मिलियंस, उनमें से कितने लोग वोट दे रहे हैं, 4 मिलियंस। अब आते हैं पैसिव में। अब यहाँ पर जो है कि जो टैक्स का कहा था ना कि टैक्स दे रहे हैं वो लोग, तो यहाँ पे टैक्स देने का सिस्टम था कि 3 डेज जो वेजेस होते हैं, वेजेस जो मजदूरों को पैसे मिलते हैं काम करने पर, तो 3 दिन के जो उसकी पैसे होंगे, वेजेस होंगे, वो उनको एज अ टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। तो उनका जो 3 डे का अर्निंग होगा, 3 डेज के जो वेजेस होंगे, वेजेस मान लो, क्योंकि अगर कोई गरीब है, लोअर पीपल्स है, दैट इज थर्ड स्टेट्स के कोई भी है, वो भी देना चाहते हैं, वो अगर वो चाहते हैं कि उनको वोट देने का अधिकार हो, तो उनके पास क्या क्राइटेरिया है कि वो टैक्स भरे। तो टैक्स का क्या बोला गया, कितना टैक्स देना पड़ेगा, 3 डेज वेजेस। तो 3 डेज वेजेस जो है उनके लिए टैक्स क्राइटेरिया है कि वो अगर 3 डेज की वेजेस दे देते तो दैट पर्सन इज एलिजिबल टू गिव द वोट, क्योंकि वो टैक्स पे कर रहा है और साथ साथ वो 25 इयर्स का होना चाहिए। तो ये लोग को कहा जाता है कि ये एक्टिव सिटीजन्स है। पैसिव आ गया जिसके पास वोट देने का अधिकार नहीं है। अबाउट 3 मिलियन पीपल्स, वुमेन्स, चिल्ड्रंस एंड यूथ बिलो 25, ये पैसिव के अंदर आते हैं। मतलब 28 में 4 बिलियंस जो है वो वोट दे रहे हैं, 3 बिलियंस जो है वोट नहीं दे रहे हैं। रिमेनिंग जो उनका रिच पीपल्स है और जो भी जिनका कोई यूज़ नहीं है, मतलब नहीं है। तो यहाँ पर देख लो आप, ये वोट पैसिव किसे कहा गया, पैसिव किसे कहा गया, पैसिव जो वोट नहीं दे रहे, मतलब दे आर नॉट पेइंग टैक्स। व्हाट दे आर नॉट डूइंग, दे आर नॉट पेइंग, not paying tax। तो जो टैक्स नहीं पे कर रहे हैं वो 25 इयर्स के हैं, बट दे आर नॉट गिविंग टैक्सेस, दीज पीपल्स आर बीन कॉल्ड एज पैसिव। वुमेन्स को तो पहले से ही मना कर दिया था कि वो नहीं देंगी, तो वुमेन्स तो आ गए, बच्चे तो ऑलरेडी है क्योंकि बिलो एज है 25, वो भी आ गए। और जो 25 के हैं लेकिन फिर भी वो टैक्स पेमेंट नहीं कर पाते ड्यू टू सम रीजंस कि वो गरीब है, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसी तरह से ये सारे कैटेगरी वाले लोग आ जाते हैं पैसिव सिटीजन्स के अंदर, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ वोट दे रहा कौन है, एक्टिव सिटीजन्स, क्योंकि वो पेमेंट करते हैं, टैक्स भरते हैं। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग चूज करते इलेक्टर को। इलेक्टर मतलब इन्होंने रिप्रेजेंटेशन ऑफ वोट इनके पास आ गए, इन्होंने वोट के थ्रू मेंबर्स को चूज कर लिया, 50,000 मेंबर्स इलेक्टर्स चूज कर लिया। अब ये 50,000 जो चूज किया किसने, एक्टिव सिटीजन्स ने इनको वोट देके इनको यहाँ पे भेजा। अब 50 में से यहाँ से कुछ शिफ्ट होके कहाँ जाएंगे, नेशनल असेंबली में मूव करेंगे, ठीक है।
तो इसी तरह से एक्टिव सिटीजन ने वोट दिया, वोट देके इलेक्ट्रोल को चूज़ किया 50,000। फिर इलेक्ट्रोल्स में से मूव करके जाएंगे नेशनल असेंबली में, और वो कितने जाएंगे 745 मेंबर्स। अब ये यहाँ पे बैठेंगे, रूल्स बनाएंगे, दैट इज़ पार्लियामेंट फॉर्म हो गया। अब आता है तो पार्लियामेंट में बैठा कौन है, उसको क्या बोलेंगे, देयर आर मेंबर्स फ्रॉम द इलेक्टोर। फिर पार्लियामेंट किसको कंट्रोल करेगी, एग्जीक्यूटिव को भी करेगी, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन तो पार्लियामेंट बनाएगा, लेकिन उसको एग्जीक्यूट जनता तक पहुंचाने का काम किसका है, एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट का। तो एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट जो मिनिस्टर्स हैं उसको कंट्रोल कौन करेगा, लेजिस्लेटिव करेगी। अब आता है जिस तरह से एग्जीक्यूटिव के अंदर जो साइन किया जाता है, जैसे हमारे देश में जो भी कोई भी कंट्री होता है जिसका लास्ट साइन होता है वो हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव होता है। जैसे हमारे देश में प्रेसिडेंट का साइन होता है, तो एग्जीक्यूटिव इन सबसे ऊपर हेड में कौन हो गया, प्रेसिडेंट हो गए। तो इसी तरह से यहाँ पर जब रूल्स बन गया, मिनिस्टर्स ने रूल्स को फॉलो करने के लिए, लेकिन एंड में साइन जो है एग्जीक्यूटिव का हेड करेगा किंग। तो यहाँ पे क्या देखा जा रहा है, जस्ट किंग विल बी द हेड ओनली, क्योंकि वेटो पावर है, किंग के पास कोई पावर नहीं है। वो पावर कंट्रोल कौन कर रहा है, नेशनल असेंबली। इसी तरह से वेटो पावर जो है किंग का, वो नेशनल असेंबली के पास ही है। नेशनल असेंबली साथ में उनको कंट्रोल भी कर रहे, देख रहे हैं। तो किंग विल बी जस्ट अ हेड ओनली टू साइन द पेपर ओनली, दैट्स ऑल। इसी तरह से इन्होंने एग्जीक्यूटिव बनाया। फिर आता है नेक्स्ट जुडिशरी। अब जुडिशरी जिस तरह से हमारे यहाँ पर जो भी जुडिशरी डिपार्टमेंट है होता है वो दोनों से अलग होता है, यहाँ पर भी इनको अलग रखा है। बट हमारे वहाँ जुडिशरी क्या होता है, एजुकेशन के थ्रू होता है। द पर्सन हु इज एलिजिबल, हु इज पास आउट, ही विल प्रैक्टिस एज अ लॉयर, देन मूव टू द कोर्ट। फिर वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में से जज बनते हैं। लेकिन यहाँ पे ये सिस्टम नहीं है। यहाँ पे क्या किया उन्होंने, डायरेक्टली वोटर्स जो है एक्टिव सिटीजन्स, वो वोट करने के बाद इनको चूज़ करेंगे कि जजमेंट में कौन रहेगा उनका। तो ये जजमेंट हो गया जुडिशरी डिपार्टमेंट। तो ये सिस्टम था, और इसी तरह से उन्होंने इसको फॉर्म किया। तो ये था द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 में पॉलिटिकल सिस्टम। और इसी तरह से फ्रांस डिक्लेयर कर दिया एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। ठीक है, फिर आगे बढ़ते आप, लेकिन साथ साथ जो है ना अपनी बुक्स को रीडिंग करोगे, क्योंकि आपकी बुक्स में वैसे ही एग्जैक्ट ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा ही है थोड़ा सा, क्योंकि वो कहानी को इस तरह से डिटेल में नहीं बता के, लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट में बता रहे हैं, लगभग एक जैसा ही है। वर्ड्स मोस्टली थोड़ा बहुत फेमिलियर हैं। तो आप इसको, ये मेरी वीडियो देखने के बाद एक बार आप प्लीज़ अपनी बुक्स को रीड आउट कर लेना, तो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। चैप्टर रीडिंग करना ज़रूरी होता है, तब जाके आपको अच्छे से समझ में आएगा। देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट पेज। ओके, सम पार्ट इज लेफ्ट इन दिस पेज। तो हमारा क्या बताया गया, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 में वेस्टेड द पावर टू मेक लॉ इन द नेशनल असेंबली। तो जो हमने अभी उस फ्लो चार्ट में देखा, वो चीज़ यही चीज़ डिस्कस किया गया कि पावर जो था लॉ बनाने का किसके पास है, नेशनल असेंबली के पास है, जो डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली इलेक्टेड हो रहे। क्योंकि सबसे पहले वोट किसको दिया जा रहा है, इलेक्टर को चूज़ करते, इलेक्टर चूज़ करता है नेशनल असेंबली का मेंबर। तो हम जो वोट होता है ये होता है डायरेक्ट, फिर यहाँ से वो इनडायरेक्ट हो जाता है। जैसे हमारे लोकसभा होता है डायरेक्ट वोट, राज्यसभा हो जाता है इनडायरेक्ट वोट। तो इसी तरह से ये इलेक्टर हो गए, जो जहाँ पे डायरेक्ट वोट दिया गया, फिर इलेक्टर के थ्रू जाता है नेशनल असेंबली में। दैट इज सिटीजन्स वोट फॉर अ ग्रुप ऑफ इलेक्टर। देखो यहाँ पे बता दिया कि इलेक्टर किसको चूज़ किया, इलेक्टर को चूज़ किया। हु इन टर्न चूज द असेंबली, जो फिर बाद में इलेक्टर चूज करता है असेंबली को। फिर नॉट ऑल द सिटीजन्स हाउएवर हैड द राइट टू वोट, सभी सिटीजन्स को राइट नहीं है वोट देने का। तो किसके पास है, ओनली 25 ईयर्स ऑफ एज हु पे टैक्स, कितने दिन का, 3 days ऑफ लेबर वेज। जो 3 दिन की वेजेस होती है उनकी, वो वेज देते हैं एज अ टैक्स, तो वो एलिजिबल है, उनके पास राइट आ जाएगी कि वो वोट देंगे। वे गिवन द स्टेटस ऑफ एक्टिव सिटीजन्स, तो उसको क्या कहा जाएगा, सबसे पहले एक्टिव सिटीजन्स।
दैट इज दे आर इंटाइटल टू वोट, मीन्स उसके पास राइट्स आ गई वोट देने की। और जो वोट नहीं दे रहा वो पैसिव है, तो कौन नहीं दे रहा? द मैन वुमेन जो टैक्स नहीं पे कर रहे हैं, 3 days के टैक्स पेमेंट नहीं कर रहे हैं, वो हो गए पैसिव। तो टू क्वालिफाई इन इलेक्ट्रोल, अगर आप इलेक्ट्रोल में कोई भी अगर चाहता है कि वो इलेक्ट्रोल के लिए लड़े, देन अ मेंबर ऑफ द असेंबली, क्योंकि इलेक्ट्रोल के बाद फिर कहाँ जाएगा वो बंदा? इलेक्ट्रोल के बाद ही आता है, वोट देने के बाद इलेक्ट्रोल वाला होता है, फिर इलेक्ट्रोल के बाद मूव करता है असेंबली में जाता है वो, है ना। तो देन एज मेंबर ऑफ द असेंबली अ मैन हैज़ टू बिलोंग टू द हाइस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर। तो क्या कहा गया? अगर आप चाहते हो कि आप एज अ इलेक्ट्रल चूज किए जाए, वोट दे रहे हैं एक्टिव, और आप चाहते हो कि आप भी एक्टिव सिटीजन भी खड़े हो सकते हैं इस इलेक्ट्रोल के लाइन में, तो क्राइटेरिया क्या है? हु विल बी द मेंबर, हु बिकम द मेंबर ऑफ इलेक्ट्रोल? दोज हु पे द हाईएस्ट टैक्स, जो सबसे ज़्यादा टैक्स पे करेगा उन्हीं में से वो चूज करेंगे 50,000 में बस। तो मतलब ये पैसे के थ्रू कर रहे हैं कि जो सबसे ज़्यादा टैक्स भरेगा वो क्या बन जाएगा? वो मेंबर बन जाएगा इलेक्ट्रोल का। तो इसी तरह से अगर वो मेंबर बन गया इलेक्ट्रोल का, फिर वह असेंबली का मेंबर बन जाएगा। तो इसी तरह से इसकी ये क्राइटेरिया थी, टू बिलोंग टू द हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक्स में चलते हैं। जैसे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल्स है और उसके सामने फर्स्ट पेज जो होता है, तो इसी तरह से यहाँ पे जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाई थी, दीज आर द थिंग्स विच हैज़ बीन रिटन ऑन दिस। इनको पिक्चर बना के इस तरह से डिक्लेरेशंस कि उसमें क्या क्या लिखा गया है उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इस तरह से उन्होंने इसको बनाया, उसकी पिक्चर है वो। ठीक है, देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है फिग में, द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स। तो ये बार बार बताया जा रहा है बेटा, देखो राइट्स ऑफ मैन, वुमेन का कहीं पर भी जिक्र नहीं है, कहीं पर भी यूज़ नहीं किया ये वर्ड। तो ये पेंट किसने बनाई थी? पेंटिंग बाय द आर्टिस्ट ली बार्बी इन 1790s में। और इसी तरह से कि प्रेजेंट फ्रांस एक रिप्रेजेंटेटिव जो है देश बन रहा है, क्योंकि जनता उसे वोट कर रही है। अब देखो इसमें यहाँ पे सोर्सेस में लिखा है, उस डिक्लेरेशन में क्या क्या लिखा है। सबसे पहले, मैन आर बॉर्न एंड रिमेन फ्री एंड इक्वल राइट्स, कि जो भी जन्म लेगा मैन, वो फ्री है और उसे इक्वल राइट्स मिलेगी, भले वो कोई भी हो, कास्ट जो स्टेट सिस्टम था वो नहीं रहेगा, कि वो फर्स्ट स्टेट सेकेंड स्टेट, ये सिस्टम नहीं रहेगा। फिर सेकेंड, द एम ऑफ एवरी पॉलिटिकल एसोसिएशन, जो भी पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाएंगे, पार्टी बनाएंगे, जो भी है, इज टू प्रिजर्वेशन ऑफ द नेचुरल एंड इनएलिजिबल राइट्स ऑफ मैन, वो जो भी राइट्स है इंसान एज अ ह्यूमन बींग्स, तो उसे बचा के रखना, प्रिजर्व करना, बचाना है। एंड दीज आर लिबर्टी, तो वो कौन कौन सी राइट्स है? लिबर्टी दैट इज फ्रीडम, प्रॉपर्टी, उसकी जो प्रॉपर्टी होगी, सिक्योरिटी, उसकी सिक्योर करने के लिए, रेजिस्टेंस ऑफ ऑपरेशंस, अगर कोई किसी के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है तो उसके लिए भी उसको रेजिस्ट कर सकते हो, उसे मना कर सकते हो। फिर तीसरा क्या है? द सोर्सेज ऑफ ऑल द सोवरेनिटी रिसाइड इन द नेशंस, कि जो सोर्सेस है कि हम देश, हमारा देश आज़ाद, हमारे देश पे सोवरेन मीन्स फ्री फ्रॉम आउटसाइडर, जो भी आउटसाइडर है पावर, तो यहाँ पे अब कोई नहीं था, अब तो जनता ही ने रूल करना शुरू कर दिया। तो सोर्सेस ऑफ सोवरेन जो भी है, जिससे पता चलता है कि वो देश फ्री है। तो नो ग्रुप और इंडिविजुअल्स में एक्सरसाइज ऑथोरिटी दैट डज नॉट कम फ्रॉम द पीपल, तो जो जनता के थ्रू नहीं जाता है वो लोग पावर यूज़ नहीं करेंगे। लिबर्टी कंसिस्ट ऑफ पावर टू डू व्हाटएवर इज नॉट इंजूरियस टू अदर। लिबर्टी मतलब फ्रीडम के अकॉर्डिंग, इसका मतलब नहीं आप किसी को कुछ भी बोल दो, किसी को कुछ भी कर दो, ये नहीं करना है। द लॉ हैज़ अ राइट टू फॉरबिड ओनली एक्शन दैट आर इंजूरियस टू सोसाइटी, तो जो लॉ सही नहीं है, दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, वो रूल्स को नहीं मानना है, फॉलो नहीं करना है। तो इसी तरह से ये सारे रूल्स लिखी हुई है, इस पर क्वेश्चंस तो नहीं आती, लेकिन एक बार जस्ट इस तरह से हमने पढ़ लिया कि इसमें जो लिखा गया था
इस तरह से 1 2 3 4 5 6 दिख रहा है, तो ये पूरे इस तरह से है इसमें। अब वही डिक्लेरेशन यहाँ पे जो हमने पढ़ा, द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन विद द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स। ये बहुत बड़े करके लिखा गया है, मैन, राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स। तो क्या क्या राइट्स है सिटीजन्स के? राइट टू लाइफ, कि आप अपनी ज़िंदगी आराम से जी सकते हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियंस, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये सारा सब कुछ रूल्स उन्हें दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया, ताकि उनकी ये राइट्स कोई भी नहीं छीने। ईच ह्यूमन बींग विल बिलोंग्स टू सेम बाय बर्थ, जो था पहले, दैट इज दे बिलोंग्स टू ईच ह्यूमन बींग बाय बर्थ एंड कुड नॉट बी टेकन अवे। जन्म से जब आप ह्यूमन बींग्स हो ऑब्वियसली, तो आपसे ये कोई राइट्स आपसे छीनेंगे नहीं। बाय बर्थ एज अ ह्यूमन बींग, इट इज़ नॉट द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट ईच सिटीजन नेचुरल राइट्स। तो क्या कहा गया कि स्टेट की ड्यूटी, मतलब गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि सभी सिटीजन्स की राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे। तो इसी तरह से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ें लिखी। ये पिक्चर किसका है? रिवोल्यूशनरीज, जिन्होंने रिवोल्ट किया था, पार्ट लिया था इसमें, जर्नलिस्ट जीन पॉल मारेट। तो इस तरह से उन्होंने अपने न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग कमेंट की थी, जो भी है। अब देखो यहाँ पर कुछ सिंबल्स आ रहे हैं, पॉलिटिकल सिंबल्स। ये भी बॉक्स के, तो इस तरह से यहाँ पे देखो, उस समय द मेजोरिटी ऑफ मैन वुमेन इन द 18th सेंचुरी कुड नॉट रीड और राइट। उस समय वो रीड और राइट नहीं कर सकते थे, मोस्टली, मेजोरिटी। सो इमेजेस एंड सिम्बल्स आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड। तो इसी तरह से जब वो नहीं, तो वो क्या लिखेंगे? तो ये क्या करते थे? इमेज को यूज़ करते थे, सिंबल को यूज़ करते थे, ताकि उसकी आइडियाज़ को समझ ले लोग ईजीली। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने द पेंटिंग बाय ली बार्बी जो यूज़ किया था, इन्होंने सिंबल यूज़ किया था ताकि कन्वे करे कोई मैसेज कि डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स में क्या क्या लिखा गया है। तो उन्होंने इस तरह से यूज़ किया ब्रोकन चेन। तो इसका मतलब क्या है? चेन वे आर यूज टू फेटेड स्लेव्स। ये बंदी, मतलब जो गुलाम बना के लोग रखते थे। तो यहाँ पे टूटी हुई दिखा रही है आपको, मतलब अब आप फ्री हो गए हो, आप आज़ाद हो गए हो। फिर ये क्या है आपका? द बंडल ऑफ रॉड ऑफ फेसेस। तो यहाँ पे जो है, वन रॉड कैन बी इजली ब्रोकन बट नॉट एन एंटायर बंडल। एक अगर हम लोग तीर को निकाल के तोड़े तो आराम से टूट जाएगी, लेकिन यहाँ पे बंडल्स हैं। तो इस तरह से कहा जा रहा है कि अगर आप एक अकेले लड़ोगे तो कभी भी जीत नहीं मिलेगी। तो रिवोल्यूशन में हमने क्या देखा? फ्रेंच सोसाइटी में धीरे धीरे मोस्टली सभी लोगों ने पार्ट लेना शुरू किया, जिसके लिए रिवोल्यूशन सक्सेस हुआ। फिर ये आई विद अ ट्राइंगल, ये आई विद अ ट्राइंगल रेडिएट जो कर रहा था, जिस तरह से रेडिएशन सन देता है। द ऑल सीइंग आई स्टैंड फॉर नॉलेज, द रेज ऑफ द सन्स विल ड्राइव अवे द क्लाउड ऑफ इग्नोरेंस। तो इसका मतलब जो ये रेज दिख रहा है, इससे जो इग्नोरेंस है, जो पहले जो था गवर्नमेंट वो इग्नोर करता था, जो पहले गवर्नमेंट था वो क्या करता था? वो इग्नोर करता था। तो इसी तरह से इग्नोरेंस जो है वो ख़त्म हो जाएगी। इसके लिए कहा कि वो आइज सेप्ट्रल्स, सिंबल ऑफ रॉयल पावर। तो ये यूज़ करता था कौन? किंग। तो इस तरह से उसके सिंबल्स हैं। अब ये देखो, स्नेक बाइटिंग इट्स टेल्स टू फॉर्म अ रिंग। अपनी वो टेल को बाइट करके एक रिंग सिंबल बना दिया। तो इटर्निटी मतलब जो कभी ख़त्म नहीं होती, जिसका कोई अंत नहीं होता है। तो रिंग हैज़ नाइदर बिगनिंग नॉर एंड। इस तरह से इसको सिम्बलाइज करके लोगों को बताने के लिए कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनके वो इस सिम्बल्स को देखेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा। इस पेज में सिर्फ पिक्चर्स ही थे। तो अब हम लोग आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो है वी विल स्टार्ट विद न्यू टॉपिक्स, दैट इज फ्रांस एबोलाइज्ड मोनार्ची एंड बिकम अ
रिपब्लिक हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची, अब बाद में फ्रांस जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची से भी हट के क्या बन जाएगा, रिपब्लिक। और ये हम टॉपिक शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। टिल देन टेक केयर।